मनोज ने आज 12वीं क्लास में आसपास के गांवों के स्कूल में टॉप किया था। रामलाल और उसकी पत्नी बंसरी फूले नहीं समा रहे थे। मनोज ने दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बंसरी ने मनोज का माथा चूमते हुए कहा, विठवा, तूने तो समाज में हमारी इज्जत दुगुनी कर दी है। अचानक इतना कहने के बाद बंसरी की आंखों में आंसू आ गए। बोली रामलाल से, एजी हम गरीब किसान मनोज को आगे शहर भेजकर नहीं पढ़ा पाएंगे। रामलाल ने कहा, हिम्मत मत हारे, अभी कोशिश करेंगे। बंसरी बोली, पढ़ाई के खर्चे के अलावा शहर का खाना पीना और मकानों के महंगे किराए हम कहाँ से दे पाएंगे। कोई जड़ जमीन तो है नहीं। दूसरों के खेतों में मेहनत मजूरी से घर का खर्चा ही मुश्किल से चलता है। मनोज बोला, माँ, आगे तो पढ़ना है। मैं शहर में ट्यूशन कर कुछ पैसा तो कमा ही लूँगा। बस बाबा, हमें वहाँ कोई सस्ता किराए पर कमरा मिल जाए। गरीब का बच्चा कितना भी होशियार हो पढ़ाई में, पर आगे की पढ़ाई में गरीबी रोड़े अटकती ही है। क्योंकि अभी भी दूर दराज के गांवों में 8वीं क्लास तक ही स्कूल हैं। इसके बाद 12वीं तक के आसपास के कस्बों में साइकिल से चले जाते हैं बच्चे। किंतु इसके बाद शहर जाकर कॉलेज की पढ़ाई कोई विरले ही बच्चे कर पाते हैं, जिनके माँ बाप की अच्छी खेती बाड़ी या अच्छा काम हो। बाकी तो पढ़ लिख कर अपने बाप की तरह खेतों में काम करते हैं या पास के कस्बे में मुनिमगिरी या किसी दुकान पर सेल्समैन बन जीवन यापन करते हैं। पर रामलाल खुद पढ़ा नहीं था, पर अपने बेटे मनोज के लिए सपने बड़े बड़े थे उसकी आंखों में। रामलाल ने अपने गांव के साथियों के बीच रखी अपनी समस्या। और खर्चे तो मनोज ट्यूशन करके व हम मियाँ बीबी गांव में काम करके पूरे कर लेंगे। बस मनोज को शहर में सर छुपाने को कोई छोटा सा कमरा सस्ता सा मिल जाए। उन्हीं में से किसी ने कहा कि रामलाल, शहर में मकान का सस्ता मिलना तो असंभव ही है। एक एक कमरे के 5,000 8,000 का किराया होता है। भूल जाओ मनोज को शहर में पढ़ाने की बात। कस्बे में कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो, तुम्हारा भी हाथ बढ़ जाएगा। रामलाल बोला, अभी हिम्मत नहीं हारा, देखता हूँ कुछ इंतज़ाम हो जाए तो। तभी रामलाल का जिगरी दोस्त लखन पाल बोला, भैया एक जुगत है। शहरों में आबादी से दूर सस्ते मकान मिल जाते हैं। थोड़ा सुनसान तो रहता है, पर हमारा मनोज तो पट्ठा जवान है, रह लेगा। कल अपने एक दोस्त से उस जगह का नाम पता ला दूंगा। भगवान ने चाहा तो काम बन जाएगा। रामलाल एक मन में उम्मीद लेकर घर चला आया, पर अभी घर में कुछ बताया नहीं। दूसरे दिन दोपहर पीछे रामलाल लखन पाल के घर को चल दिया। लखन पाल ने उसे पता दे दिया, चाय पानी पीकर घर आ गया। घर पर आकर उसने मनोज से कहा, कल हम शहर चलेंगे, किसी ने सस्ते घर का पता दिया है। मनोज खुश होता बोला, सच? बाबा, अभी तैयारी कर ले, अपने सारे कागज पत्थर संभाल कर रख लेना। बंसरी भी सब सुन रही थी। कुछ पैसे जो उसने काम कर जोड़े थे अपने पति को देती हुई बोली, ज्यादा तो नहीं पर काम आएंगे। दूसरे दिन पता ठिकाना पूछते बाप बेटे उस जगह पहुंचे तो जगह जगह पता किया तो सभी घरों में एक कमरे का किराया 4 से 5 हजार के बीच था। निराश हो चले थे वो। तभी प्रॉपर्टी डीलर ने झुंझलाते हुए कहा, फिर कितने तक का घर चाहिए आपको? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, 2,000 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा हुजूर। कुछ सोचकर बोला, डीलर, एक मकान है यहाँ से और थोड़ा दूर, एकदम सुनसान है, चलेगा? अब की मनोज खुशी से बोला, सर चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो चलो दिखा देता हूँ। तीनों वहां पहुंचे तो उसके आसपास कोई मकान नहीं था। नीचे का पोर्शन ना जाने कब से बंद था। उसके ऊपर, जिसका साइड से जीना था, एक छोटा कमरा था। उसके आगे चौड़ी सी छत थी। कमरा मनोज को पसंद आया, लेकिन बाबा असमंजस में थे। वह बोले, इतने वीराने में? नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मनोज बोला, बाबा, सारा दिन तो कॉलेज और ट्यूशन में रहूंगा, सिर्फ रात भर सोना ही तो होगा। फिर इससे सस्ता और कहीं मिलेगा भी तो नहीं। रामलाल को न चाहते हुए भी हाँ करनी पड़ी। दूसरे दिन मनोज ने कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भर दिया। उसका चयन तो हो ही जाना था। रामलाल एक रात रुक कर दूसरे दिन सुबह गांव वापस चला गया। मनोज कॉलेज गया। वहां 2 4 लड़कों से मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। गांव का सोचकर जो अनदेखा कर रहे थे, वहीं मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर नाम देखकर दोस्त बन गए। यही जमाने की नियति है। चढ़ते सूरज को ही सलाम होता है, डूबते को नहीं। बातों बातों में मनोज से पूछा, कहाँ रहते हो? तो मनोज ने जगह का एम नाम पता बता दिया। सुनकर उनमें से कुछ लड़कों का मुंह खुला कि खुला ही रह गया, जो शायद वहीं कहीं आसपास रहते होंगे और वहां के बारे में सुन रखा होगा। अटकते बोले, उस भूत बंगले में। मनोज ने कहा,
नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, पढ़ने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण है, मनोज बोला। और रात हो तो काटनी है। वे लड़के बोले, रात की ही तो बात है। हमने सुना है वहाँ रात को एक चुड़ैल घूमती है। लोग कहते हैं पायल, चूड़ी व किसी लड़की की हंसने की आवाज़ अक्सर वहाँ से आती है। मनोज अविश्वास से बोला, किस किस ने चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है? सभी ने कहा, हम में से किसी ने नहीं। मनोज ने कहा, यानी कहीं सुनी बातें। मैं नहीं मानता। आगे सुनेंगे कि मनोज का सही में किसी चुड़ैल से सामना होता है या वाकई कहीं सुनी बात है। अब तक आपने सुना, गरीब रामलाल मनोज को सुनसान इलाके में किराए का कमरा दिलाकर गांव चला गया। मनोज के दोस्तों ने मनोज को बताया वह भूतिया घर कहलाता है। मनोज ने कहा कि वहां रहने वाली चुड़ैल को किसी ने देखा है। सब ने कहा नहीं। मनोज ने कहा, कहीं सुनी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। अब आगे मनोज ने कह तो दिया कि मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, किंतु दोस्तों की बातों से मनोज के दिमाग में शक का कीड़ा कुलबुलाने लगा था। बाकी तो गांव में भी आधी आधी रात खेतों में बिना डरे पानी लगाते गर्मी सर्दी की न जाने कितनी रातें मनोज ने अकेले ही बिताई थीं, उसे कभी डर नहीं लगा। पर कुछ बढ़ा चढ़ाकर भी स्टोरी सुनाई जाती है, सो मनोज को भी लगा लड़कों द्वारा इसी तरह की स्टोरी उसे सुनाई गई थी। रात घर पहुंचा, पर आज की रात ठीक से सो नहीं सका। हर आहट पर चौंक कर नींद खुलती रही। पानी पीकर फिर से सो जाता। दूसरे दिन कॉलेज आया तो अपने सहपाठियों से मनोज ने होम ट्यूशन देने की बताने को कहा। इसी तरीके से मनोज को 1 महीना सारा होने को आया। ट्यूशन मिल गए थे और रात 9 बजे तक मनोज अपने कमरे पर आ जाता था। खुद खाना बनाकर खाकर रात 10 बजे तक सो जाता था। पढ़ाई मनोज सुबह 5 बजे उठकर करता था, ब्रह्म मुहूर्त में। गांव के बच्चों को सुबह मुंह अंधेरे ही उठने की आदत होती है। आज कॉलेज गया तो सभी दोस्तों ने कहा, आज शिखर का जन्मदिन है, वह पार्टी दे रहा है। सो सब शाम 8 बजे तक सभी रेस्टोरेंट ब्लू लाइन में इकट्ठे होंगे। मनोज ने कहा, मैं ट्यूशन से सीधे पहुंच जाऊंगा रेस्टोरेंट में। पार्टी 8 बजे से चालू हो गई। धीमे धीमे लड़के लड़कियां सभी पहुंच गए। सबसे आखिर मनोज ही पहुंचा। तब तक बियर पार्टी चालू हो चुकी थी। हल्का हल्का म्यूजिक के साथ डिम लाइट में सभी बियर का गिलास हाथ में लेकर डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे। मनोज ने ऐसी पार्टी पहले कभी ज्वाइन की थी। बियर का ऑफर दोस्तों ने उसे भी दिया, लेकिन हाथ जोड़कर उसने कहा, यार मैंने कभी नहीं पिया, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। बल्कि उसे तो लड़कियों के बियर पीने पर भी आश्चर्य हो रहा था। शहर की लड़कियां कितने छोटे छोटे कपड़े पहन रात को दोस्तों के साथ पार्टी करती हैं। गांव में तो दिन छिपे पीछे अंधेरा होते ही औरतों व लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती। पार्टी रात 12 बजे तक चली। उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। मनोज को प्रताप ने कहा, चल यार, मैं तुझे तेरे घर के पहले मोड़ पर छोड़कर अपने घर निकल जाऊंगा। मनोज उसकी कार में बैठ गया। प्रताप ने कहा, मनोज यार थोड़ी सी तू भी ले लेता, बियर तो ठीक रहता यार। मनोज ने कहा, यार तू जानता नहीं मैं कितने गरीब घर से हूँ, ये महंगे शौक में नहीं कर सकता। पर यार आज तो शिखर की तरफ से था। मनोज ने कहा, ये आदतें इसी तरह से शुरू होती हैं। इतने में मोड़ आ गया और मनोज कार से उतर गया, कल मिलने का वादा करके। यहाँ तक तो गाड़ियों की काफ़ी आवाज़ आई थी। पर जैसे जैसे मनोज आगे बढ़ता जा रहा था, सड़क सूनी और वीरान होती जा रही थी। अशोक अपने रास्ते चला जा रहा था। शहर की चहल पहल खत्म हो चुकी थी। वीराने की ओर मनोज अपने कदम बढ़ा चुका था। आज और दिनों की अपेक्षा रात कुछ ज्यादा गहरी काली लग रही थी। बार बार कुत्तों के रोने की आवाज सन्नाटा चीरती आ रही थी। कभी कभी किसी पक्षी का चीत्कार वातावरण को भयावह बना रहा था। अशोक को भय तो लगने लगा था, लेकिन निडर होकर उसने गांव का गाना जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। अब की बरस सावन में मैया जल्दी बुला लीजो हो, हमरे भैया को ससुराल से लिवाने जल्दी भेज दियो हो। सन्नाटे को चीरती आवाज मनोज को राहत दे रही थी। तभी एक आवाज उसके कानों के पास से टकराती हुई निकली, श्श, कोई है। और जोर से हंसी की आवाज पूरे वातावरण में गूंज गई। पायल की आवाज छम 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 पास आती महसूस हुई मनोज को। सामने ही उसका कमरा था। मनोज लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे की सीढ़ियां चढ़ रहा था। ऊपर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली और जल्दी जल्दी ताला खोलने लगा। ताला खोलकर अंदर गया और लाइट जलाने की कोशिश की तो लाइट गई हुई थी। ढूंढकर मोमबत्ती जलाने की कोशिश की तो माचिस घबराहट से हाथ से छूट गई।
मनोज ने बैठे बैठे ही मोमबत्ती जलाई और खड़ा हो गया। मध्यम रोशनी कमरे में फैल गई। इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। पूरा बदन थर थर कांप रहा था। उसके बेड पर एक लड़की घूंघट मारे बैठी थी। मनोज की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बंद ताले से कोई लड़की कमरे में अंदर कैसे आ सकती है, और ये आखिर है कौन। आगे सुनेंगे कि कौन थी वो लड़की। अब तक आपने सुना, मनोज देर रात पार्टी से लौटता है, जिसे मोड़ तक प्रताप छोड़ देता है। वहां से आगे सुनसान और वीरान पड़ता है मनोज के कमरे तक। मनोज को आवाज़ें सुनाई देती हैं, पायल चूड़ी और हंसने की। वह जल्दी से कमरे का ताला खोलता है तो लाइट नहीं होती। वह मोमबत्ती जलाता है तो एक लड़की उसके बिस्तर पर घूंघट करे बैठी है। अब आगे सुने, मनोज को कुछ समझ नहीं आया। बंद दरवाजे से ये लड़की मेरे बिस्तर पर पहुंची कैसे? हकलाते हुए हिम्मत कर मनोज ने पूछा, अ अ अ आप कौन और अंदर कैसे आई? झट से घूंघट उठा। वह बोली, हमको बंद दरवाजे नहीं रोक पाते। मनोज ने देखा, बला की खूबसूरत थी वो लड़की। बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें सम्मोहन से भरी। वह बिना पलक झपकाए देख रहा था, जैसे कोई सुध ना रही उसको। खनकती आवाज में बिस्तर से उठती हुई वह बोली, हमरा नाम है नैना। आज से 20 साल पहले इसी मकान के नीचे वाले पोर्शन में हम रहती थीं, अपने माँ पिता और छोटे भाई के साथ। तब यह जगह वीरान नहीं थी। मनोज उसके सम्मोहन में अपनी सुध बुध खो बैठा था। मंत्रमुग्ध सा खड़ा था। नैना आई और उसको बैठने का इशारा किया। मनोज यंत्र चालित सा बिस्तर पर बैठ गया। फिर वो बोली, जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी बड़ी बड़ी आंखें देखकर मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा, देखो तो इसकी आंखें बिल्कुल अमिया की फांकों सी बड़ी हैं। पिता ने भी हाँ में हाँ मिलाई और प्यार से मेरा नाम नैना रख दिया। कोई 2 साल बाद मेरा भाई भी हो गया। अब हम बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ गए थे, स्कूल की फीस, हमारी आए दिन नई नई चीज़ों की मांगे। अब पैसों की तंगी होने लगी। माँ पिता ने सोचा, ऊपर वाले कमरे में किसी को किराए से रख लेते हैं, कुछ मदद हो जाएगी। मनोज ना हूँ ना हाँ करे बिना उसकी कहानी सुन रहा था। वह बोली, अक्सर किराए पर पढ़ने वाले लड़के ही आते थे, इस कमरे में पढ़ाई पूरी होते चले जाते थे। नैना बोली, अब मैंने भी जवानी में कदम रख दिया था। मैं उस वक्त 16 साल की नादान लड़की थी। अब की बार कॉलेज में पढ़ने वाला एक बांका जवान किराए से आया और मेरे और उसके बीच लुका छिपी का खेल शुरू हो गया, या कहो कि अपरिपक्व प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। मैं कोई ना कोई बहाने से छत पर आ जाती, कभी कपड़े सुखाने, कभी अपने काले लंबे बाल सुखाने, जिनमें राजेश उलझ कर रह जाता। हाँ, यही नाम था उस बांके जवान का। माँ पिता को कुछ मालूम नहीं चला। नैना रुकी और बोली, मनोज, सुन रहे हो ना? मनोज जैसे तंद्रा से जागा। हाँ हाँ के अलावा उसके मुंह से कोई बोल नहीं फूटा। नैना ने कहा, उसकी परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं। आजकल वह मुझ पर कम ध्यान देता था। पढ़ाई के आगे मेरी सुंदरता भी फैल हो गई थी और मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कोई मेरी नैना बोली, बस अब आगे सहना मेरे बर्दाश्त के बाहर था, क्योंकि मैंने उसे सच्चे हृदय से प्यार किया था। बस तभी मैंने एक ख़तरनाक फ़ैसला ले लिया कि अब मुझे जीना ही नहीं, और मौका तलाशने लगी। एक दिन माँ पिता और भाई किसी फंक्शन में गए थे। मैं बहाना कर रुक गई घर पर। नादान उम्र के फ़ैसले भी नादान ही होते हैं। घर में केरोसिन रखा था। मैंने घर का मेन गेट बंद किया, फिर रसोई का गेट बंद कर तेल अपने ऊपर छिड़क कर आग लगा ली। आग तो लगा ली, लेकिन जब शरीर ऊंची ऊंची लपटों से घिर गया तो उसकी तपन से जो शरीर में तड़पन हुई, वो जलन आज तक भी महसूस करती हूँ। मनोज की रूह कांप गई थी उसकी कहानी सुनकर, पर आगे जानना चाहता था। उसके मुंह से निकला फिर। वह अट्टहास करती बोली, फिर क्या? इतना कहते ही वातावरण भयावह होने लगा। बाहर आंधी तूफान आने लगा। नैना की पीठ मनोज की तरफ थी। वह बोली, बदनामी के डर से माता पिता मकान बेचकर भाई को लेकर सदा के लिए चले गए। अब मैं यहाँ रहती हूँ। और नैना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। जो भी इस कमरे में रहने आता है उसे अपने साथ लेकर जाती हूँ। जैसे ही नैना ने मनोज की तरफ देखकर कहा, चल आज तेरी बारी है, वह बिभत्स सी हंसी हंसने लगी। मनोज ने घबराकर देखा तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। सुंदर लड़की की जगह एक अधजली काया खड़ी थी, जिसका चेहरा जला हुआ एकदम कुरूप लग रहा था। दांत लंबे नुकीले निकल आए थे। चेहरे पर जगह जगह घाव रिस रहे थे। उसके शरीर से मांस के लोथड़े टपक रहे थे। कमरा जलने की बदबू से भर चुका था।
नैना मनोज की तरफ अट्टहास करती बढ़ रही थी। तुझे चलना ही होगा, इस कमरे में रहने वाले को नहीं छोड़ूंगी। उसके अट्टहास से सारा वातावरण गूंज उठा था। पक्षी भी उसकी विभत्स हंसी से पेड़ से पंख फड़फड़ाकर चीखते हुए उड़ रहे थे। मनोज ने आव देखा, न ताव वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही बाहर पहुंचा तो नैना वहां अपनी ओर इशारा करती उल्टी उल्टी चलती हुई अपनी ओर बुला रही थी, और मनोज किसी चुंबक की तरह खिंचा चला जा रहा था। पूरी छत को पार कर नैना शून्य में खड़ी मनोज को अपनी ओर आने का इशारा कर रही थी कि अचानक वो छत की मुंडेर से जा टकराया और बेहोश हो गया। सुबह मनोज ने देखा कि वह छत पर मुंडेर के किनारे पड़ा हुआ है, और उसकी आंखों में रात के सारे सीन किसी चलचित्र की तरह घूम गए। वो उठा और डरते हुए अपने कमरे में घुसा, अपना बैग उठाया और वहां से भाग खड़ा हुआ। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना था या सचमुच चुड़ैल से सामना। सचमुच चुड़ैल थी तो उसे जिंदा कैसे छोड़ दिया। बहरहाल मनोज ने अपने दोस्तों के जाकर शरण ली।